how are you all? Hope you're doing fine. Welcome to another episode of Motor Revving। और आज जिस बाइक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा मोटरसाइकिल है जो 2020 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद रेट्रो मोटरसाइकिल का जो मार्केट है इंडिया में वहाँ पर काफ़ी डिसरप्शन लेके आया था। बहुत दिनों से एक्चुअली रेट्रो मोटरसाइकिल का जो मार्केट है उसमें रॉयल एनफील्ड का एक दबदबा था और ये बाइक लॉन्च होने के बाद रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी कंपटीशन फेस किया एक्चुअली। तो आप लोगों को ऑब्वियसली थंबनेल देख के पता चल गया होगा हम कौन सी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो बाइक है वो है होंडा हाइनेस CV350। तो रिसेंटली मैंने ये बाइक परचेस भी किया और अबाउट 610 किलोमीटर मैंने चला ली है। फॉर सर्विसिंग भी हो गया इस बाइक का। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी जगह में हूँ जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत प्रोज और कॉन्स जो भी है इस बाइक का उसको लेकर डिस्कस कर सकते हो। और एंड में हम लोग एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन जो है उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, वो है क्या ये बाइक 2023 में उतना ही रेलिवेंट है, क्या ये बाइक उतना ही केपेबल है 2023 में, क्योंकि उसके बाद मार्केट काफ़ी चेंज हो चुका है। और उसके बाद एक्चुअली लास्ट ईयर में रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 भी लॉन्च कर दी, टीवीएस ने रॉनिन 225 भी लॉन्च कर दी। तो अगर आप रिसेंट टाइम में होंडा हाइनेस लेने की सोच रहे हो या फिर ऐसे कोई रेट्रो मोटरसाइकिल लेने की बात सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना जो ओपिनियन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो एक्सपीरियंस है अभी तक की होंडा हाइनेस को लेके वो सारे शेयर करूँगा। इस बाइक का प्रोज और कॉन्स को लेके हम बात करेंगे। और अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये वीडियो अगर एंड तक देख के आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली एक लाइक भी कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होंडा हाइनेस के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो है इस बाइक का प्रोज क्या है, और सेकंड है इस बाइक का कॉन्स क्या है, और एंड में हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बाइक अभी भी उतना रेलिवेंट है, शुड यू बाय और नॉट। तो पहले आते हैं इस बाइक का प्रोज में। और प्रो में पहला जो पॉइंट मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगता है इस बाइक की अबाउट 610 किलोमीटर चलाने के बाद, तो वो है इस बाइक का हैंडलिंग। और इस बाइक का हैंडलिंग जो है ना वो काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है ये अबाउट 180 केजीज है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक के साथ तो वो भी काफ़ी हैवी है, इससे भी ज़्यादा हैवी है, अबाउट 195 केजीज का है वो बाइक। लेकिन 180 केजीज भी काफ़ी होता है किसी भी बंदे के लिए। पर इस बाइक को जब आप चलाओगे ना तब कोई फील ही ऐसा कुछ फील नहीं आता है कि हाँ थोड़ा सा वेट है। आप बहुत ही शार्प टर्न ले सकते हो। जितना मैं इस बाइक को चला रहा हूँ ना उतना समझ में आ रहा है कि ये बाइक कितना वेल इंजीनियर्ड है और इसका चैसी कितना फ्लेक्सिबल भी है। तो इसमें थोड़ा बहुत इसका सस्पेंशन का जो सेटअप है वो भी काम आता है, क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा स्टिफर साइड में ही है, फ्रंट और रियर दोनों ही। तो इसलिए क्या है ना, इसका जो शार्प टर्निंग जो कॉर्नरिंग रेडियस है, या फिर आप अगर सिटी में इस बाइक को लेकर फिल्टरिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत ही इजीली मनूवर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका जो वेट है चलाने वक्त एक बिल्कुल भी फील नहीं होता है। क्योंकि अगर आप रॉयल एनफील्ड चला चुके हो पहले तो आपको ये मालूम होगा कि रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा हेवी लगता है, क्योंकि उसका जो मास सेंट्रलाइजेशन है ना वो इंजन के चारों ओर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा हेवी फील होता है, स्टीयरिंग हेवी लगता है। लेकिन इस बाइक को लेके ऐसा कोई फीलिंग ही आपको नहीं आता, क्योंकि मैं जब तक चला रहा हूँ इस बाइक को और आफ्टर 610 किलोमीटर्स मुझे ये लगता है कि हाँ सिटी में भी ये काफ़ी अच्छा है, हाईवे में भी अगर आपको शार्प बेंड लेना हो या फिर कुछ तो बहुत ही अच्छी तरह से वो भी आप कर सकते हो। तो ये एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट यूट्यूब में वीडियोस देखोगे हाइनेस को लेके तो ये जो हैंडलिंग का पॉइंट है वो लोग काफ़ी बाद में बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग पार्ट है जो कि इस बाइक का काफ़ी कमेंडेबल है। तो ये था फर्स्ट प्रो जो कि है हैंडलिंग। और अब आते हैं सेकंड प्रो में जो कि है इसका इंजन। तो इसका जो इंजन है वो बहुत ही बेहतरीन है, और आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा दूसरे रिव्यूज को देख के कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है। और अभी तक मैंने जितना चलाया है तो मुझे भी वही लगता है। पहले थोड़ा बहुत हार्श लगता था जब मैंने बाइक खरीदा था, जब मैंने बाइक को लेके घर आया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत जब 100-150 किलोमीटर्स तक मुझे थोड़ा सा रफ लगा था कभी कभी।
और फ्यूलिंग भी थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट लग रहा था। लेकिन जब फर्स्ट सर्विस हो गया उसके बाद ना, मतलब इस बाइक का इंजन जितना मैं चला रहा हूँ उतना ही ये स्मूथ होता जा रहा है और उतना ही राइडिंग और भी कंफर्टेबल हो रहा है, और जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी लिमिटेड होता जा रहा है। ऑनेस्टली अगर बताओ तो इस बाइक में भी वाइब्रेशंस है। काफ़ी सारे वीडियोस में आप देखोगे कि वो लोग बोल रहे हैं कि इस बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो इंजन है ना, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में वाइब्रेशंस हो गए, मतलब ये तो गिवन है। आप अगर रॉयल एनफील्ड के पहले मॉडल्स देखते ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता। अभी तो नया जे सीरीज़ का जो इंजन आ चुका है तो उसके लिए वाइब्रेशंस लिमिटेड है, लेकिन फिर भी होता है, मतलब होगा ही। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में पिस्टन जैसे काम करता है ना, उसके लिए वाइब्रेशन आता है। तो इस बाइक में भी वाइब्रेशंस है, लेकिन अभी मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अबाउट 70-80 किलोमीटर्स के आसपास तो मतलब आपको वाइब्रेशंस का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर आप उसको पुश करोगे अबाउट 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आना शुरू करता है, और अभी तो इंजन पूरा खुला भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है ना तो आप जब लॉन्ग राइड्स में जा रहे हो तब जाके आपको दिक्कत आता है, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशंस में आप थोड़ा बहुत टायर हो जाता हो। और इसका जो मतलब इंजन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए क्या होता है कि आप लॉन्ग राइड्स में आराम से बहुत देर तक चला सकते हो। इसका हीटिंग इशू भी उतना नहीं है। अगर आप एक स्पीड मेंटेन कर रहे हो तो इसका हीटिंग इशू बहुत ही कम है। सिटी ट्रैफिक में थोड़ा बहुत हीट होता है, ऑब्वियसली 350 सीसी का इंजन है, लेकिन एज सच वैसा कोई हीटिंग का इशू टाइप का नहीं है। इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है, और होंडा का रिलायबिलिटी तो है ही, और होंडा पूरा वर्ल्ड में रिनाउंड है उन लोगों का इंजन के लिए। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो मुझे लगा। तो ये सेकंड पॉइंट था इसका प्रोज में। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड प्रो है, वो बेसिकली है इसका बिल्ड क्वालिटी और फिट फिनिश। तो होंडा तो अपने बिल्ड क्वालिटी के बारे में पूरा वर्ल्ड रिनाउंड है, और ये बाइक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस बाइक में जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो सारे बहुत ही बेहतरीन है, और इसका जो फिट फिनिश है ना, मतलब इसका जो मतलब लाइंस का जो गैप है, ये सारे चीज़ जो क्रोम का क्वालिटी है वो सारे चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, कुछ कुछ इशू कभी कभी आता है, कुछ कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है, मतलब कुछ पेंट का जो रस्टिंग है ये सब इशू आते हैं। तो वो डिपेंड करता है बाइक टू बाइक, और ऑल्सो किस जगह में वो बंदे रहते हैं, तो डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई क्लास कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ना, वो आपको लगता है कि हाँ ये प्रीमियम बाइक है। अगर आप दूर से देखोगे या फिर पास भी आके देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर एक पार्ट में जो पेंट क्वालिटी है, जो ओवरऑल फिनिश है, वो काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक परफेक्ट है। ठीक है, काफ़ी हद तक परफेक्ट है। और होंडा का जो बिग विंग का जो मतलब जो भी बाइक्स है, मतलब अगर आप CB 300F देखोगे, या फिर 300R देखोगे, या फिर हाइनेस CB 350, या फिर RS 350, जो ये सब जो बेसिक बाइक्स है, वो सारे बाइक्स में ये खूबियाँ है कि इन बाइक्स में क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है। ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपको प्रीमियम बाइक चाहिए, ठीक है, अगर आप मतलब 2.5 लाख पे कर रहे हो, 2.5 लाख 3 लाख पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब आप इस बाइक पे बैठोगे तो वो फील आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई कुछ भी बाइक खरीद लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब प्रीमियमनेस फील आएगा, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रो है मेरे लिए भी है। और मुझे लगता है जो भी लोग ये बाइक को खरीदेंगे, तो मुझे लगता है वो सारे नहीं बंदे ये चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड प्रो। और इस बाइक का जो फोर्थ प्रो है वो है इस बाइक का साउंड। तो इस बाइक का साउंड जो है ना, वो बहुत ही मतलब बेहतरीन है। और जब भी आप चलाओगे आपका फेस में एक स्माइल सा आ जाएगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर का जो फीलिंग है ना, वो कुछ यूनिक तरह से होंडा ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में जनरली क्या होता था ना, पहले ज़्यादा वाइब्रेशन होता था, और थम की वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन होता था। लेकिन इस बाइक में एक यूनिक तरह से इन लोगों ने ट्यून किया है इंजन को, और ऑब्वियसली इसमें काउंटर बैलेंसर भी है, इसलिए इसका जो स्मूथनेस, जो रिफाइनमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली मैंने सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को बताया था कि इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसके साथ साथ जो थंब का जो एक्सपीरियंस वो भी काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ रॉयल एनफील्ड का जो थंब आता है वो इंजन से आता है, और इसका जो थंब आता है वो एग्जॉस्ट से आता है। नॉनदलेस ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड सोल चीज़ नहीं है। अगर आपको
मतलब इंजन वाइब्रेशन अच्छा लगता है कि इंजन वाइब्रेट होगा, टैंक वाइब्रेट होगा, तो ये सब फील अगर आपको कैरेक्टर वाइज अच्छा लगता है तो रॉयल एनफील्ड शायद आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ साथ थंब का जो साउंड का जो जो फीलिंग है, ठीक है, वो चाहिए, जो एक लाउड ग्रंटी थंब, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रोक मोटर प्रोड्यूस करता है, उसका जो फीलिंग है वो आपको अगर चाहिए तो ये बाइक बहुत ही मतलब बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये एक बात है, ये मुझे तो मतलब बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ लगता है इस बाइक की। और ऑब्वियसली एक रेट्रो मोटरसाइकिल का ये खूबियाँ होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक मोटर्स ना जनरली ऐसा ही होता है, थंब देता है, लेकिन इस बाइक में रिफाइनमेंट भी है और उसके साथ साथ इसका जो थंब का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये तो रहा फोर्थ प्रो। तो इसका जो फिफ्थ प्रो है वो बेसिकली है इस बाइक का कंफर्ट। और कंफर्ट के मामले में ये बाइक बहुत ही अच्छा है। बेसिकली ये जो बाइक है ना, इसका जो हैंडल बार का जो पोजीशनिंग है या फिर फुटपेक का जो पोजीशनिंग है, और उसके साथ साथ जो टैंक का जो टेपरनेस है और सीट का जैसे मतलब क्वालिटी है, वो सारे ही चीज़ मतलब कंफर्टेबल है और आप लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक बहुत ही अच्छा है। और ऑब्वियसली यूट्यूब में आप तरह तरह के वीडियोस देख सकते होंगे कि कितने लोग इस बाइक को लेके स्पीति जा चुके हैं या फिर लद्दाख जा चुके हैं। तो लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो जैसे इंजन का जो नेचर है ना, वो मतलब एफर्टलेस है इंजन। तो इसलिए क्या होता है ना, आप अगर लॉन्ग टाइम में सैडल में रहते हो, आप लॉन्ग टाइम बाइक चला रहे हो, लाइक 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स एक दिन में, या फिर 300 किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स तक, आपको ऐसा लगता नहीं है कि हाँ भाई मतलब ऐसा कुछ पेन हो रहा है या फिर कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आता है। हालांकि मैंने अभी तक उतना ज़्यादा चलाया नहीं है इस बाइक को, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली लगता है जितना मैंने चलाया है, लाइक एक टाइम में शायद 30-35 किलोमीटर्स जितना मैं चलाया है, मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब 30-35 किलोमीटर्स तो ये बाइक ऐसे ही निकाल देगा, मेरे को तो कोई पेन फेन कुछ फीलिंग नहीं होता है, आराम से चला जा रहा है ये बाइक। और तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है जो कि ऑब्वियसली रेट्रो मोटरसाइकिल में होता है। रॉयल एनफील्ड भी काफ़ी क्या बोलते हैं कंफर्टेबल होता है, और ये बाइक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस बाइक की कॉन्स के बारे में, और क्या क्या मुझे लगा है अब तक कि इस बाइक का थोड़ा बहुत इश्यूज़ है, या फिर आप अगर ख़रीदोगे तो ये इश्यूज़ आप थोड़ा बहुत फेस कर सकते हो। तो पहला जो पॉइंट मुझे लगा है कि इस बाइक का जो गियरिंग है वो काफ़ी टॉल है, और ये तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी कि हाइनेस का गियरिंग काफ़ी टॉल है। लेकिन ये ना, ये एक चीज़ है जो कि थोड़ा बहुत इंजन जब खुल जाता है या फिर थोड़ा बहुत किलोमीटर आप चला लेते हो, अबाउट 1000-1500 किलोमीटर आप चला लेते हो, तब जाके थोड़ा बहुत शायद ये चीज़ ठीक सा हो जाता है कुछ हद तक। लेकिन पहले पहले जब मैंने इस बाइक को ले आया था और उसके बाद जब अबाउट 150-250 किलोमीटर तक चलाया, तो मुझे लगा कि सिटी में ये जो गियरिंग है ये काफ़ी दिक्कत देता है। तो ये एक क्या बोलूँ, ये एक थोड़ा बहुत इशू मुझे लगा, क्योंकि सिटी में ना कांस्टेंट आपको गियरिंग्स चेंज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका ऐसा जगह में रहते हो, कोलकाता या फिर हावड़ा में थोड़ा बहुत वो मूविंग स्लो मूविंग ट्रैफिक टाइप का रहता है, और कभी कभी आपको या फिर स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन रोड्स में। तो आप अगर सपोज 35-40 किलोमीटर्स पे चला रहे हो और सडन स्पीड ब्रेकर आ गया है और आपको स्पीड रिड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर आप 35 किलोमीटर्स पे थर्ड गियर में चला रहे हो, तो वो स्पीड रिड्यूस करने के बाद अगर 10-12 या फिर 15 किलोमीटर्स में हो जाता है वो स्पीड, तो तब जाके क्या होता है कि आपको सिर्फ एक गियर चेंज करने से या फिर एक गियर डाउन करने से नहीं होगा, आपको दोनों गियर ही डाउन करना पड़ेगा, मतलब थर्ड से फर्स्ट आ जाना पड़ेगा। नहीं तो बाइक का जो है ना वो गियरिंग ऐसा है कि स्टॉल होने का एक टेंडेंसी रहता है, तो वो काफ़ी गंदी फीलिंग है एक्चुअली। लेकिन अब इस बाइक को ऐसे गियर करने के पीछे कुछ रीजंस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे टॉप एंड बहुत अच्छा आता है, तो ये बाइक बहुत ही अच्छा टॉप एंड देता है ऑब्वियसली। अगर एक बार इंजन फ्लो में आ जाए तब जाके 135 130-35 तक चला जाता है बाइक, और उसके साथ साथ माइलेज भी अच्छा होता है। लेकिन इस गियरिंग का ये फ्लिप साइड है, ये डाउन साइड है एक्चुअली, कि आप सिटी ट्रैफिक में जब चलाओगे तो ये इशू थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन अभी जब मैंने 610 किलोमीटर चला लिया, या फिर जब फर्स्ट सर्विसिंग हो गया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अभी उतना इशू नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा बहुत दिक्कत आप फेस कर सकते हो शायद जब आप ये बाइक को खरीदोगे। और सेकंड जो कौन है इस बाइक का, मुझे पर्सनली लगा ये एक छोटा मोटा इशू बोल सकते हो, बड़ा कोई कौन है नहीं। लेकिन ये बाइक जब मैं बैठता हूँ ना, इसका जो फुटपेक का पोजीशनिंग है वो ऐसा है कि जब मैं पैर नीचे रखता हूँ तब जाके कभी कभी ये इसका जो फुटपेक है वो मेरा पैर का शिन में लगता है। ठीक है, तो इसका जो पोजीशनिंग है ना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को शायद ये प्रॉब्लम हो या फिर ना हो, आई डोंट नो।
तो मेरे साथ तो थोड़ा बहुत होता है। तो आपको पैर जब नीचे रखते हो तो आपको थोड़ा बहुत देख कर रखना पड़ता है। पहले पहले आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मुझे अभी उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है। रेट्रो बाइक्स में ये थोड़ा ये एक मसला है कि फुट पैक का जो पोजीशनिंग है ना, वो हमेशा ऐसा रहता है, न्यूट्रल पोजीशन रहता है, और आप जब पैर को लैंड करोगे तब जाके वो इशू आता है, क्योंकि वो जो फुट पैक है वो शिन को आपको हिट करता है। तो ये एक सेकंड छोटा पॉइंट बोल सकते हो। तो कभी कभी वो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा आपके लिए। और इस बाइक का जो थर्ड इशू है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक छोटा इशू है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इरिटेटिंग हो सकता है आपके पास, अगर आपका पास दो बाइक्स एक साथ है तो। इस बाइक का जो हॉर्न और इंडिकेटर का जो स्विच है ना, वो एकदम इंटरचेंज है। मतलब ज़्यादातर बाइक में आप देखोगे कि इंडिकेटर स्विच ऊपर होता है और हॉर्न का स्विच नीचे होता है, तो लेकिन इस बाइक में पूरा फ्लिप है। तो हॉर्न का स्विच ऊपर है, इंडिकेटर स्विच नीचे है। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि पहले जब मैं चला रहा था इस बाइक को तब जाके तो मतलब कॉन्स्टेंटली मैं इंडिकेटर प्रेस कर रहा था ऑन की जगह। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये नॉर्मली आपको ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि अगर आपके पास एक ही बाइक है, या फिर फॉर सपोज कि आपके पास सिर्फ हाइनस है या फिर आरएस है, या फिर होंडा का बिग विंग का कोई बाइक है, क्योंकि ज़्यादातर होंडा का बिग विंग जो बाइक्स है वो ज़्यादातर में ये चीज़ है एक्चुअली, ये जो हॉर्न और इंडिकेटर का जो फ्लिपनेस है ये है। तो अगर सिर्फ एक ही बाइक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़े देर बाद आफ्टर 50-100 किलोमीटर्स आपको, अगर आप एक हफ्ते के बाद आप आराम से मैनेज हो जाता है। मतलब आपका ब्रेन वो हार्डवायर हो जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पर हॉर्न का स्विच है और यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच है। लेकिन अगर आपके पास दो बाइक्स है एट द सेम टाइम, सपोज मेरे पास अभी हाइनस तो है, उसके साथ साथ R15 भी है, तो तब जाके दिक्कत होता है। क्योंकि आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए हाइनस चलाते हो, उसके बाद आप R15 में बैठते हो, तब जाके मतलब कभी कभी आप हॉर्न की जगह में इंडिकेटर प्रेस कर देते हो, या फिर इंडिकेटर की जगह हॉर्न प्रेस करते हो, तो ये दिक्कत होगा। सपोज आपके पास कोई स्कूटर है, उसके साथ साथ आपने हाइनस खरीदा है, तो तब जाके ये एटलीस्ट जब भी आप स्विच करोगे बाइक्स, तब जाके आपको ये दिक्कत होगा ही होगा। तो मुझे तो अभी भी होता है, और अबाउट अ मंथ होने जा रहा है इस बाइक को खरीदने के बाद। और जब भी मैं इंटरचेंज करता हूँ बाइक, कभी मैं R15 लेकर निकलता हूँ, कभी मैं हाइनस को लेके निकलता हूँ, तो ये चेंजेस होता है। मतलब ये इसको आपको यूज टू होना है। अभी इसका जो चौथा कौन है, वो एक्चुअली इस बाइक का कोई कौन नहीं है। एक्चुअली होंडा का जनरल जो इशू है वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, या फिर होंडा को ऑलरेडी मेल्स एंड मैसेजेस थ्रू बता चुके हैं। लेकिन और होंडा भी शायद कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन होंडा ने ना अभी तक जितने दिन, मतलब 3 इयर्स हो चुका है हाइनस को निकाले हुए, और आरएस को भी निकाले हुए, या फिर होंडा का जो बिग विंग सेंटर्स है वो इंडिया में खोले हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन उन लोगों ने उतना रैपिडली ग्रोथ नहीं किया। इसका जो शोरूम और सर्विस सेंटर्स का जो नेटवर्क है ना, वो उतना रैपिडली ग्रो नहीं हुआ है, वो काफ़ी लिमिटेड है। कलकत्ता में सिर्फ 2 ही शोरूम्स और 2 ही सर्विस सेंटर्स है मुझे लगता है, और हावड़ा में तो कुछ है ही नहीं, और आसपास की जगह में भी उतना ज़्यादा है नहीं, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ही कम है शायद। और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और भी सर्विस सेंटर्स और शोरूम्स अगर हो जाता है, लाइक कलकत्ता में और एक अगर हो जाता है, या फिर हावड़ा में भी और एक हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि होंडा का जनरल शोरूम में तो ये बाइक्स आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और होंडा का बिग विंग का जो है वो लोकेशन बहुत ही मतलब दूर दूर में है, तो ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस हिसाब से थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी दिक्कत होगा अगर कोई इस बाइक को खरीदना चाहता है और उनके घर से इसका जो शोरूम है वो लगभग 50 किलोमीटर्स और, या फिर 60 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस होता है, या फिर 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, अगर उतना दूर हो जाता है, तो वो इस बाइक को मतलब कंसिडर नहीं कर सकते। मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप यही लो, क्योंकि फिर भी ये इतना अच्छा बाइक है। देखो, अगर बाइक अच्छा है तो ठीक है, लेकिन आपको उसके बाद जो है ना, उसके बाद का प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। अगर आपका घर बिग विंग सेंटर से अबाउट 20 किलोमीटर्स या फिर 25 किलोमीटर्स, फिर भी 30-35 किलोमीटर्स के अंदर होता है, फिर भी ठीक है। मतलब किसी तरह से आप मैनेज कर लोगे। अगर सर्विस सेंटर जा रहे हो तो शायद पूरा एक दिन चला जाएगा, लेकिन आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपका घर का जो डिस्टेंस है बिग विंग सेंटर से अबाउट 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, या फिर 100 किलोमीटर्स हो जाता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो लोग मतलब 100-150 किलोमीटर्स दूर से इस बाइक को खरीद के लेके जाया गया है। तो उतना मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा उसके बाद, क्योंकि उसका जो सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम करवाना और ठीक ठाक जगह से करवाना, तो
ये जो ओनरशिप है और उसके साथ साथ होंडा का जो पार्ट्स का अवेलेबिलिटी है वो भी थोड़ा बहुत शायद इशू है, मैंने सुना है, मुझे तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और दिक्कतें आएंगे अगर ज़्यादा दूर सर्विस सेंटर और शोरूम रहेगा तो आपका ख़रीदने में दिक्कतें आएगी, उसके बाद जो ओनरशिप एक्सपीरियंस होगा उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आएगी। तो मुझे लगता है होंडा को इस बात में और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। और बाइक्स तो वो बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन बाइक्स का सेल का जो नेटवर्क है वो मतलब उतना अच्छा है नहीं। तो अगर आप खरीद रहे हो तो ये चीज़ भी माइंड में लेके ही जाना कि हाँ भाई, मुझे मतलब आप देख लेना कि आपका घर से डिस्टेंस कितना है बिग विंग का, ठीक है, आप ये अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, या फिर आपका जो टाइम जाएगा, जो जो भी रिसोर्सेज जाएगा या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट जाएगा वो एक्चुअल में वर्थ इट है कि नहीं। तो ये आप लोग देख लेना। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत इशू है, इसलिए मैंने कॉन्स में थोड़ा बहुत बता दिया आप लोग को। तो ये तो था इस बाइक का कुछ प्रोज एंड कॉन्स। और मुझे अभी तक यही प्रोज एंड कॉन्स अभी तक मालूम हुआ है, या फिर पता चला है, या फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसके बाद जितना मैं चलाऊंगा उतने अच्छे से आप लोगों को रिव्यू दे सकूंगा। ओनरशिप जो रिव्यू है वो भी आएगा। लेकिन अभी तक यही मुझे ये पॉइंट्स मुझे ठीक लगा कि हाँ ये प्रोज है और ये कॉन्स है। और इसके ब्रेकिंग और इसका जो माइलेज है ये सब अगर मैं बताऊँ तो अभी तक मुझे जो माइलेज मिला है लगभग 32-33 ऐसा देता है। सिटी में थोड़ा सा कम देता है, 32 देता है, और जब हाईवे में जाता हूँ तो कभी लगभग 34 के आसपास दे देता है। तो इंजन अभी भी पूरा सा खुल नहीं गया है, तो अभी भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, शायद 1000 या फिर 2000 किलोमीटर के बाद और भी अच्छा माइलेज मिले। लेकिन अभी तक माइलेज मुझे यही मिल रहा है 32 सिटी में और अबाउट 34 हाईवेज में। और इसका जो ब्रेकिंग है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ही मतलब बहुत ही उमदा है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि इसका जो ब्रेकिंग है थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव है, खास करके फ्रंट का। रियर का फिर भी ठीक है, फ्रंट का थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है। थोड़ा सा अच्छा बाइट होता तो और भी बेहतरीन होता, लेकिन ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ मतलब डील ब्रेकर नहीं है। तो ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैं कोई प्रोज या फिर कॉन्स में नहीं लूँगा, ये बाइक का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या आपको होंडा हाइनेस लेना चाहिए? क्या ये बाइक अभी भी उतना अप टू डेट है 2023 में? क्या ये उतना रेलिवेंट है? तो मुझे लगता है पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस का बात शेयर करूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रोज और कॉन्स सुन ही चुके हो। और इस बाइक के बाइक को ख़रीदने के पीछे जो रीजंस मेनली थे कि मैंने 2022 में काफ़ी सारे रेट्रो मोटरसाइकिल के जॉनर में मोटरसाइकिल आते हैं अभी, जैसे कि एस डी रोस्टर हो, या फिर रॉयल एनफील्ड का जो हंटर 350 है, या फिर टीवीएस का जो रॉनिंग 225 है, वो सारे मोटरसाइकिल्स का टेस्ट राइड लिया था और सारे मोटरसाइकिल्स मैंने चलाए हैं। और इसके साथ साथ होंडा का हाइनेस और आरएस दोनों ही चलाए हैं। तो मेरे पास एक क्लियर विजन आ गया था कि मैं जो चाहता हूँ एक प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में खरा उतरे। जैसे कि अगर आप कंफर्टेबल चलाना चाहते हो, जैसे कि कंफर्ट के पॉइंट में, या फिर इंजन रिफाइनमेंट के पॉइंट में, या फिर हैंडलिंग के कैपेबिलिटीज़ में, या फिर अच्छा माइलेज, ये सारी चीज़ में होंडा हाइनेस काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करता है। अगर आप ओवरऑल एक बाइक को देखोगे कि हाँ एक बाइक जो काफ़ी सारे काम एक साथ ठीक ठाक कर लेता है, अगर लॉन्ग राइड जाओगे या फिर डेली कम्यूट करोगे तो हर एक चीज़ में, तो होंडा हाइनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स राइट नाउ इवन इन 2023। और अगर आपको कुछ ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो और आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, और कभी कभी अगर सिटी में चलाना पड़े, थोड़ा बहुत ग्रोसरीज लाना पड़े, तो आप आराम से वो उस बाइक को लेकर भी कर सकते हो। तो क्या होंडा हाइनेस रेलिवेंट है? ऑब्वियसली 2023 में भी ये उतना ही रेलिवेंट है ऑलमोस्ट जो ये 2020 में था। और हाल ही में होंडा ने ये जो बाइक्स है ना, हाइनेस या फिर आरएस, इन दोनों बाइक्स में थोड़ा बहुत अपडेट्स दिए हैं। अपडेट्स मतलब इनमें थोड़ा बहुत कलर का कुछ फेंडर का कलर का कुछ चेंजेस किया है, नया लॉन्च किया है। और एट द सेम टाइम एक्सेसरीज जो किट है, टूरिंग किट या फिर कंफर्ट किट, ऐसे नाम दे के थोड़ा बहुत और भी एक्सेसरीज इन लोगों ने लॉन्च किया है। तो ऑब्वियसली होंडा इस बाइक को लेके थोड़ा बहुत सोच रहा है कि हाँ इसका फ्यूचर क्या है, ये भी फ्यूचर में और भी अच्छा अपडेट्स इस बाइक को मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप रिसेंट टाइम में हाइनेस खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली जो सर्विस नेटवर्क है या फिर जो शोरूम का जो एक्सपीरियंस का जो ओवरऑल जो नेटवर्क है होंडा का, वो सब मद्देनजर रखते हुए आप डेफिनेटली ये डिसाइड करो। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि आप एक बार एटलीस्ट होंडा बिग विंग शोरूम विजिट करो, उसके साथ उसका टेस्ट राइड लो, बाइक का जो है वो उसका टेस्ट राइड लो। और टेस्ट राइड लेने के बाद ही आप एकदम श्योर शॉट डिसीजन लेना कि हाँ क्या मुझे ये बाइक चाहिए। तो obviously go to the showroom, take a test ride, and that will solve all the bubbles, all the queries that you have in your head.
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्जॉय किया इस वीडियो को तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कमेंट भी करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, इट विल मीन अ लॉट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।